हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशन अड्डा में। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज एक नई बीमारी के साथ हाजिर हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलेरा के बारे में, यानी हैजा के बारे में। गांव में इसको हैजा के नाम से जाना जाता है। शहर और गांव दोनों ऐसी जगह हैं जहां पे गंदगी बहुत ज्यादा होती है। शहरों में नाली वगैरह, सीपेज वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से ये कॉलेरा वहां भी फैलता है। और गांव में तो आप सबको पता ही है कि पुअर हाइजीन हर व्यक्ति के अंदर होती है। ज्यादातर लोग यहाँ पे पुअर हाइजीन फॉलो करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कॉलेरा उनके अंदर हो जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे कि जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा और बी फार्मा, इन सब में पढ़ाई की जाने वाली जो सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक इन्वॉल्व है। आप अपने सिलेबस का प्रिपरेशन भी इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। खासकर डी फार्मा और बी फार्मा में सोशल फार्मेसी नामक एक सब्जेक्ट है जिसमें ये टॉपिक दिया गया है। ये आप एग्जाम के लिए इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं कॉलेरा के बारे में डिस्कस करना। फ्रेंड्स, कॉलेरा एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी होती है जो आंत में होने वाली इंफेक्शन होती है। आंत मतलब इंटेस्टाइन। सबसे पहले इसमें छोटी आंत, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो इन्फेक्टेड होती है और इस बैक्टीरिया की वजह से छोटी आंत की जो लाइनिंग होती है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और सबसे पहला सिम्टम हमें देखने को मिलता है कि डायरिया हो जाती है। हमें डायरिया यानी कि दस्त होना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है कि दस्त या इन्फेक्शन होने के बाद जब भी आपको सिम्टम शो होगा, जैसे ही दस्त होना शुरू होगा, अगर 1 घंटे के अंदर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो 1 घंटे के अंदर ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव पीरियड में चला जाता है, यानी बहुत ज्यादा फैलने योग्य हो जाता है। और अगर 3 घंटे तक अवॉइड कर दिया जाए तो 3 घंटे में आदमी की डेथ भी हो सकती है। इतनी खतरनाक बीमारी हो जाने की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे कि आपको करना क्या है, किस तरह से इससे बचना है, किन किन उपाय करने से आप बच सकते हैं, किन किन उपायों के द्वारा। और हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम मेडिकली ट्रीटमेंट करना चाहें इसका तो क्या क्या करें, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्या क्या प्रिवेंशन हैं इसके, क्या क्या बचाव के उपाय हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि आंत में होता है। 1 घंटे के अंदर इसका सिम्टम शुरू होने के 1 घंटे के अंदर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लगभग 1 से 3 घंटे तक पहुंचते पहुंचते आदमी की डेथ हो जाती है। इतनी तेज गति से इसमें दस्त होना शुरू होता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसको कॉज करने वाली बैक्टीरिया के बारे में। फ्रेंड्स, इसको कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेराई। विब्रियो कॉलेराई नामक एक बैक्टीरिया होता है जो कि गंदगी से पैदा होता है। गंदगी का मतलब फीकल मटेरियल, यानी कि ह्यूमन से निकलने वाला फीकल मटेरियल, यानी कि मल के थ्रू फैलता है। साथ ही साथ सीपेज, नाली, इन सब जगहों की पर होने वाली जो गंदगी होती है इसकी वजह से ये ज्यादा संक्रामक रूप धारण कर लेता है। तो इस बैक्टीरिया का नाम मैंने बताया, एक बार फिर से बता रहा हूं कि विब्रियो कॉलेराई नामक एक बैक्टीरिया है जिससे कॉलेरा होता है। अब हम बात करते हैं कि कॉलेरा करता क्या है। फ्रेंड्स, जब कॉलेरा का इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर होगा तो कॉलेरे में सबसे पहले जो ये विब्रियो कॉलेराई नामक जो बैक्टीरिया है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है उस पर सबसे पहले एक्ट करता है और उसे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है, जिससे जो भी हम खाते हैं या जो भी हम पीते हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, या बिना डाइजेस्ट हुए सीधा हमें क्या होने लगती है, इनडाइजेशन होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत तेज गति से डायरिया होगा और आपकी तबीयत पूरी तरह से खराब होने लगेगी। ये है इसके मैंने कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताया, विब्रियो कॉलेराई के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि अदर कुछ कॉजेज हैं, यानी कुछ कारण ऐसे भी हैं जो अदर कॉजेज के रूप में हैं और इसको कॉज करते हैं, इस बीमारी को फैलाने में मदद करते हैं। जैसे पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन का मतलब अगर आपके अंदर साफ सफाई नहीं है, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अगर गंदगी में रह रहे हैं, उसी को बोला जाता है पुअर हाइजीन। उसकी वजह से भी ये बीमारी आपके अंदर हो सकती है, पुअर हाइजीन की वजह से। दूसरा, अगर आपने कंटामिनेटेड फूड यानी कि संक्रमित खाना खाया हो या कच्चा खाना खाया हो, अधपका खाना खाया हो, तब भी ये बीमारी हो सकती है आपको। और अगर आपके बॉडी के अंदर HCl की डिफिशियंसी है, यानी HCl की कमी है आपके स्टमक के अंदर, तब भी ये बीमारी आपको हो सकती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है जो कि हमारे फूड को क्या करता है, पचाने में मदद करता है, तोड़ने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपको संभवतः ये बीमारी हो सकती है।
ये थे कुछ इसके अदर कॉजेस। अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में कि अगर इन्फेक्शन होगा तो कौन सी जगह से शुरू होता है, मतलब इसका शुरुआती स्रोत क्या है, सोर्स क्या है इस बीमारी का, जब ये स्टार्ट कहां से होता है। तो सोर्स इसका सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जिसको एक बार ये बीमारी हुई है वो बन सकता है, यानी जिसको जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके स्टूल या उसके वोमिट के कांटेक्ट में अगर हम आए, यानी उसने कहीं उल्टी किया है या उसने कहीं स्टूल पास किया है अपना, वहां पे जो मक्खियां वगैरह हैं या जो गंदगी है उसके ये बैक्टीरिया उसकी मक्खियों की वजह से या गंदगी फैलने की वजह से हमारे फूड को यानी हमारे वाटर को ये क्या कर देता है, कंटामिनेटेड कर देता है, संक्रमित कर देता है। तो आसपास अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो वहां की एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो जाती है, वहां में खुले में रखा हुआ खाना, खुले में रखा हुआ पानी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये आपको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के रूप में सबसे पहले देखने को मिलेगा। पहला सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मैंने बताया कि कोई एक पेशेंट होगा जिसके स्टूल या उसकी वॉमिट यानी उसकी उल्टी के कांटेक्ट में अगर कोई आया है तो भी ये उसके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। और ये अब उसके कांटेक्ट में आएगा कैसे, स्टूल से जो फ्लाई वगैरह होती, कैरियर्स वगैरह जैसे कि मक्खी वगैरह हो गए, ये वहां से उसके कांटेक्ट में आने के बाद किसी खाने पे या किसी पानी को कंटामिनेटेड कर दें तो ये बैक्टीरिया आपके अंदर भी आ सकता है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव मटेरियल, यानी किन किन मटेरियल्स पे ये इन्फेक्शन हो सकता है। मैंने बता रखा है, एक बार फिर बता रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूल एंड वॉमिट ऑफ पेशेंट विच कंटामिनेट फूड एंड वाटर। ऐसे पेशेंट का स्टूल या वोमिट जो कि हमारे आसपास में जो एनवायरनमेंट है उसे दूषित करें या खाने को या पानी को दूषित कर दें तो भी ये हो सकता है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस कौन कौन से डिपेंड करते हैं इस बीमारी के लिए, जैसा यहाँ पे लिखा है लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप विथ पुअर पर्सनल और इंडिविजुअल हाइजीन, यानी ऐसे क्षेत्र यानी ऐसा माहौल जहां पे बहुत गरीब नहीं कह सकते, गरीब का मतलब ये नहीं कि हम पैसे से की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब कि ऐसे ग्रुप के लोग जो पूरी तरह से हाइजीन फॉलो ही ना करते हों, हाइजीन नामक चीज उनको पता ही ना हो कि हाइजीन होती क्या है, ऐसे ग्रुप अगर किसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि बहुत ही लो हाइजीन के साथ रह रहे हैं तो उनमें ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है। ठीक है, अब आज एज की बात करें कि किन किन एज में ये हो सकता है, तो ये ऑल एज को इफेक्ट कर सकता है। किसी भी एज में ये कॉलेरा नामक बीमारी इंडिविजुअल पर्सन को हो सकती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरिया जहां गंदगी होती है वहां ग्रो करता है। अगर आपके पास आसपास गंदगी है तो यहाँ पे ग्रो करेगा और आपको इन्फेक्शन फैलाएगा। ये हो गया। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन मोबिलिटी, यानी कि पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इस बीमारी के ऊपर। यानी अगर आप किसी भीड़ में गए हैं, कहीं मेले में गए हैं, किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जी हाँ, इसको आपको अवॉइड करना है। आपको अगर लगे कि ये जो एरिया है जहां पे हम पार्टीज कर रहे हैं या जहां पे हम फेस्टिवल मना रहे हैं, जहां पे मेला लगा हुआ है, या इस तरह के माहौल से आपको बचना है, तब ताकि आप समझ सकते हैं कि वहां पे इतनी सारी भीड़ होगी, कुछ उल्टी भी कर सकते हैं, स्टूल पास भी हो जाता है और गंदगी तो बहुत ज्यादा फैली रहेगी, जिसकी वजह से ये कॉलेरा वहां पे भीड़ में भी ये ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। तो इन सब से आपको बचना है अगर आपको लग जाए कि हाँ ये एरिया इससे कंटामिनेटेड हो सकता है। अब इम्यूनिटी की बात करें कि अगर ये बीमारी एक बार हो जाए तो क्या करना चाहिए, इम्यूनिटी डेवलप होती है कि नहीं होती है, तो जी हाँ, इम्यूनिटी एक बार डेवलप होएगी, लेकिन गारंटी नहीं है कि जीवन भर रहेगी। सिर्फ फ्यू मंथ तक इसकी इम्यूनिटी आपके बॉडी के अंदर रहेगी, यानी एक बार आप इससे बचे हैं अगर होने के बाद तो कुछ महीनों तक इससे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, लेकिन गारंटी नहीं है कि हमेशा के लिए आप बचे रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। आप सिर्फ कुछ महीनों तक प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपकी बॉडी की जो सेल्फ इम्यून सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम करती रहेगी। ठीक है, ये है इम्यूनिटी की बात। अब हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि किस तरह से फैलता है, कौन से रास्ते से ये फैलता है, यानी किन किन जरियों से ये फैलता है, इसके जरिया क्या क्या है फैलने के। तो पहला यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्ट कॉमन सोर्स इज फीसेस ऑफ इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मटेरियल यानी कि मल सबसे बड़ा इसका फैलने का स्रोत है या फैलने का ट्रांसमिशन का एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके थ्रू ये फैलता है। तो फीसेस अगर फीकल मटेरियल के कांटेक्ट में कोई आता है तो उसको होना ही होना है 100%। अब सीवेज एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर की वजह से
सीवेज वगैरह जैसे गांव में या शहरों में नालियों वगैरह का ट्रीटमेंट सही से नहीं किया जाता है, सही से उनको अच्छी जगह पे डिस्पोज नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से गंदगी होती है, इससे ये बैक्टीरिया उत्पन्न होगा और सभी को वहां पे कंटेमिनेटेड करेगा। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब मैं बता देना चाहता हूं कि आप किसी इंडिविजुअल पर्सन के कैजुअल कांटेक्ट में अगर आप आते हैं, ऐसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये नहीं फैलेगा, इतनी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ये बीमारी किसी से कैजुअली मिलने या बात करने से नहीं फैलती है। जब तक कि आप उसके स्टूल या वोमिट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तब तक ये बीमारी नहीं फैलेगी आपको, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसके इंटेस्टाइन में है। इंटेस्टाइन से जब स्टूल पास होगा, जब बाहर कुछ निकलेगा, तभी तो ये बैक्टीरिया बाहर आएगा, तभी तो किसी को कंटेमिनेट करेगा। उसके ये भी मत समझ लीजिए कि स्टूल अगर वो पास किया है तो तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर उस स्टूल की वजह से मक्खी वगैरह या कुछ गंदगियां इन्वायरमेंट में फैल रही हैं, जिनकी वजह से ये प्रमोट हो रहा है, ये जो बैक्टीरिया है, तो आपको हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, यानी अगर हो जाए तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, दवाइयों का क्या क्या करना है, कौन कौन सी दवाइयां इसमें यूज होती हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट जानने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स यानी कि सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। एक सिम्टम्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डायरिया सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे सिम्टम्स नजर आते हैं, उसके बारे में भी हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी होना जरूरी होता है। ऐसे ही हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि हमें हैजा या किसी पेशेंट को हैजा हो गया है। तो कुछ क्लिनिकल फीचर्स यानी सिम्टम्स हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि डायरिया होगा। ये डायरिया जो है वो इन्फेक्शन के 1 से 3 दिन के बाद आपको होना शुरू होगा, वो भी फिशी ऑर्डर यानी कि मछली के जैसा महकने वाला डायरिया, दस्त होगा आपको 1 से 3 दिन बाद। मैंने बताया कि 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में आपकी डेथ हो सकती है किसी भी पेशेंट की इसमें, तो 1 से 3 घंटे बाद मैंने बताया है। तो कब बताया है? जब इन्फेक्शन आपके शरीर में 1 से 3 दिन हो जाए इन्फेक्शन का, यानी कि इन्फेक्शन अगर आज हुआ है तो उसके तीसरे दिन आपको ये डायरिया होना शुरू हो सकता है। उससे 3 घंटे बाद अगर आपने किसी पेशेंट ने अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो उसकी क्या है, जान खतरे में आ सकती है। तो बात करते हैं अब इसके दूसरे सिम्टम्स के बारे में। अगला ये अदर सिम्टम्स में कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि एब्डोमिन एंड लेग क्रैम्प्स, यानी कि पेट में और पैरों में ऐंठन होना, ये है। और तीसरा है ड्राई माउथ एंड ड्राई स्किन, यानी कि मुंह सूखेगा और स्किन पे सूखा सूखापन लगेगा आपको। एक्सेसिव थर्स्ट, यानी कि बहुत ज्यादा प्यास लगेगी उस समय। और लो यूरिन आउटपुट, जाहिर सी बात है प्यास लगेगी, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएगा तो यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा। नोजिया, यानी कि जी मिचलाना, यानी उल्टी लगेगी लेकिन उल्टी होगी नहीं, ये इसका सिम्टम्स है। और टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान होगी, और साथ ही साथ वोमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी तो होगी ही, और स्लीपीनेस, यानी कि बहुत ज्यादा नींद भी आएगी। इतने सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं हैजा के, यानी कि सिम्टम्स हैं। ये सारे सिम्टम्स को देखते हुए कोई भी डॉक्टर या कोई भी फिजिशियन आपको क्या डिक्लेयर करता है कि आपको हैजा हो गया है। तो ये रही बात क्लिनिकल फीचर्स की। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, यानी किन किन चीजों से हम अगर परहेज करेंगे तो इससे बचा जा सकता है। यहाँ पे पहला मैंने लिखा है मेंटेन हाइजीन। ये सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हाइजीन मेंटेन करिए। हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको साफ सुथरा रहना पड़ेगा, साफ सुथरे परिवेश में रहना पड़ेगा। अपने रहने खाने हर जगह को साफ सुथरा बना के रखना है। अच्छे से अपने इन्वायरमेंट को बनाएंगे तो ये बीमारी जल्दी नहीं होगी। दूसरा इसका जो प्रिवेंशन का दूसरा नंबर का जो प्रिवेंशन करना है हमें, वो है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, यानी कि गांव में और शहरों में जो नालियां वगैरह हैं या जो सीवेज का आउटपुट हो रहा है, पूरे शहर की गंदगी निकल रही है, वो कहीं भी खुली हुई पड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, यानी कि कहीं उसको ऐसी जगह पे डिस्पोज कर दिया जाए जहां पे लोग ना हो और वो आसानी से डिकम्पोज हो जाए और पूरी तरह से डिग्रेडेट होकर खत्म हो जाए, किसी को बीमारी न पहुंचाए। अगला है सैनिटरी हाइजीन, यानी खाते समय और कपड़े पहनते समय इन सब का भी आपको ख्याल रखना है। किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी होटल में गए तो वहां पे भी आपको जो स्टाफ वगैरह हैं उनको बोलना है कि प्रॉपर तुम हाइजीन मेंटेन किए रहो। इन सब चीजों को अगर आप करेंगे तो इस बीमारी से बच सकते हैं। अगला है यूज प्रोटेक्टेड एंड सेफ वाटर। आपको प्यूरिफाइड प्रोटेक्टेड सेफ वाटर ही हमेशा यूज करना है। और लैट्रिन और ड्रेन्स, यानी नालियों को और लैट्रिन को हमेशा साफ सुथरा रखना है, हमेशा प्रॉपरली क्लीन करके रखना है। ये तो कुछ मैंने बताए हैं, और अगर आप समझदार हैं तो बहुत सारे प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं उसे आप फॉलो कर सकते हैं।
अब हम लास्ट स्टेप इसकी बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अब इसको अगर हो जाए तो डॉक्टर लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं या हम खुद से क्या क्या चीजें लेंगे तो हम इससे थोड़ा बहुत इससे निजात पा सकेंगे। तो पहला आपको सबसे ज्यादा फ्लूइड का इंटेक करना है। आपको डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की इंटेक करनी होगी आपकी बॉडी के अंदर। फ्लूइड लेने होंगे, पानी पीना होगा, पानी के साथ साथ पानी अगर नहीं पी रहा, पानी के साथ साथ आपको इलेक्ट्रोलाइट लेने होंगे, जैसे कि NaCl वगैरह ज्यादा आप बॉडी में इंटेक करें, नमक वगैरह थोड़ा सा ज्यादा लें उस समय, और उसी समय आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जो आयंस हैं उनको भी आपको लेना है अपनी बॉडी के अंदर। और एक RL सॉल्यूशन अपनी बॉडी के अंदर तुरंत क्या करना है, इंजेक्ट करवाना है, फ्लूइड चढ़वाना है RL। सबको पता है RL क्या होता है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है, जो कि हर आदमी को पता है कि जब डायरिया होती है या जब हैजा होगा तो ये आपको चढ़ाया जाएगा, ये आपको तुरंत डॉक्टर ये आपको चढ़ा सकता है। अगला कुछ टेबलेट्स हैं जैसे कि सल्फागुआनाइड्स एंड सल्फासक्सीडीन टेबलेट्स। ये जो 2 टेबलेट्स हैं इनका यूज करते हैं डॉक्टर लोग इसके ट्रीटमेंट में। तो ये थे इसके ट्रीटमेंट के कुछ मेजर्स जिसको मैंने बताया। ये आप खुद से फॉलो ना करें, जब तक कोई फिजिशियन या कोई रजिस्टर्ड फिजिशियन आपको ये सलाह न दे तब तक आप इसे नहीं लेंगे खुद से। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए है, इसे आप अपने जीवन में फॉलो ना करें। जब आपको जानकारी नहीं है तो आप इसे यूज मत करें, सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी के लिए वीडियो बनाई गई है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते समय जो ऑल वाला ऑप्शन है उसे चूज कर लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।